हेलो, नमस्कार और वेलकम दोस्तों। आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां साहिल के साथ। भारत चांद तक पहुंच चुका है। जी हां, मैं जानता हूं ये खबर अब पुरानी हो चुकी है। तो आइए आज समझते हैं कि इसमें इतना ऐतिहासिक क्या है और क्यों चांद पर पहुंचने वाले बाकी 3 देशों में से कोई साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। इस किस्से की शुरुआत करनी होगी भारत के पहले मून मिशन के आरंभ से। इस मिशन का ऐलान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में किया था। हालांकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 15 अगस्त 1969 में बन चुका था, मगर उसके शुरुआती मिशंस लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजने से लेकर लॉन्चर्स डेवलप करने तक सीमित रहे। जब चीन ने 2003 में शेनजू 5 लॉन्च किया, तब भारत में चेतावनी की घंटियां बजने लग गई। इससे पहले एशिया के किसी देश ने एक मैन्ड स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में नहीं भेजा था। इतिहास में अंतरिक्ष में पहुंचना हर देश के लिए एक शक्ति का प्रतीक रहा है। चीन के साथ जंग के मैदान में युद्ध और सॉफ्ट पावर के युद्ध में भारत पीछे नहीं रहना चाहता था। यहां शुरू हुई एक स्पेस रेस। अब पहला मसला यह था कि चीन के स्पेस मिशन का बजट लगभग 1.6 से 2 बिलियन के आसपास था, जबकि भारत के पास 80 से 90 मिलियन का स्पेस बजट था। बजट के इस फर्क के बावजूद भारत ने अपना पहला लूनार रिमोट सेंसिंग ऑर्बिटर चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया। अब अपने सीमित बजट में रहकर यह कैसे किया गया, ये एक अलग कहानी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं भविष्य में उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं। खैर, आते हैं चंद्रयान 1 पर। इस ऑर्बिटर में एक लूनार इंपैक्ट प्रोब था, यानी एक ऐसा यंत्र जो चांद पर लैंड होने की जगह बस उसकी सतह पर जाकर गिर जाएगा। इसका सुझाव दिया था खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिनका यह कहना था कि चांद बस कुछ देशों की जहांगीर बन के रह ना जाए, इसीलिए ये प्रोब का जाना बहुत जरूरी था। अब चंद्रयान 1 से ये प्रोब चांद की तरफ गया और साउथ पोल पे, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वही जगह जहां हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ, वहां जाकर शैकल्टन क्रेटर में क्रैश हो गया। मगर क्रैश होने से पहले उसने हमें एक बहुत अहम जानकारी दी। प्रोब पर लगे वीडियो इमेजिंग सिस्टम से चांद की सतह पर पहली बार पानी होने का सबूत मिला। मगर 2009 में नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर के कंफर्मेशन मिलने के बाद ही भारत ने इस जानकारी को पब्लिक किया। आखिर भारत ने स्पेस रेस में अपना पहला बड़ा दांव खेल लिया था। 2007 में रूस के रोसकॉस्मोस के साथ मिलकर भारत ने चंद्रयान 2 के लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। काफी टेस्टिंग और ट्यूनिंग के बाद मार्च 2018 से चेंज होकर चंद्रयान 2 आखिरकार जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। इस मिशन में खास ये था कि ऑर्बिटर के साथ पेलोड यानी चांद की सतह तक पहुंचने वाला सामान था, और इसमें था एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और एक रोवर या घूमने वाला रोबोट जिसका नाम था प्रज्ञान। अगर आपको ये नाम सुने सुने लग रहे हैं तो यही नाम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के भी थे। लगभग 1 महीने बाद ऑर्बिटर अपनी जगह पहुंच गया और लैंडर ने अपना अवरोह यानी डिसेंट का मैन्यूअर शुरू कर दिया, मगर एक सॉफ्टवेयर में खराबी आने की वजह से वो अपनी ट्रेजेक्ट्री से हट गया और क्रैश हो गया। आप गेस कर सकते हैं ये लैंडर कितने से चूका होगा? ऐसा कहते हैं अपनी मंजिल से बस 600 मीटर से चूकने की वजह से लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया। ये भारत के स्पेस रिसर्च के लिए एक बड़ा धक्का तो था, और इसके ऊपर
चीन ने उसी साल चांद के दूर के हिस्से पर यानी फार साइड पर अपने रोवर की लैंडिंग करा दी। ऐसा करने वाला वो पहला देश था। अब आप समझ सकते हैं कि इसरो के जख्म पर यह नमक छिड़कने जैसी बात हो गई। मगर भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। अब बस लैंड करने से काम नहीं चलने वाला था दोस्तों, वो तैयार थे एक इससे भी बड़ी चुनौती के लिए, चांद के दक्षिण पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनने के लिए। आने वाले साल में उन्होंने ये जांच की कि चंद्रयान 2 में क्या दिक्कतें आई और 2 साल की टेस्टिंग के बाद वो अगले मून मिशन के लिए तैयार हो गए, जिसका नतीजा हम सबने देखा। उसका नाम था चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 के इंपैक्ट प्रोब के क्रैश से लेकर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की सफल लैंडिंग तक भारत ने बहुत ही कम समय में काफी लंबा सफर तय कर लिया। अब इस छोटे से या फिर लंबे से हिस्ट्री लेसन के बाद साइंस पर आते हैं और जानते हैं इस मिशन की अहमियत के बारे में। और अगर अब तक आपको बोर नहीं हुआ हो तो प्लीज वो वहां लाइक बटन है ना, ऐसे वाला, उसे दबा दीजिए और मुझे समझा दीजिए कि आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं ताकि मैं भी ऐसे और वीडियोस बना सकूं। अब 3 देश अपने प्रोब चांद पर भेज चुके हैं, मगर साउथ पोल पर लैंड क्यों नहीं कर पाए? इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले अगर आपको याद होगा तो रूस का लूनार 25 इसी साउथ पोल पर क्रैश कर गया। इसका जवाब हमें मिलता है अगर हम चांद के दक्षिणी ध्रुव की कुछ तस्वीरें देखें। यहां काफी ऐसी जगहें हैं जहां कभी उजाला नहीं होता। इसकी वजह से जो कैमरा लैंडर्स या डिसेंट व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते। तो यदि नीचे कोई गड्ढा या बड़ा पत्थर होगा तो उसे वो देख ही नहीं पाते। उसे देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं नामुमकिन के बराबर होगा। और दूसरी दिक्कत ये कि साउथ पोल पर ये गड्ढे और ये बोल्डर्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर आपको याद होगा तो चंद्रयान 1 का जो इंपैक्ट प्रोब था वो भी ऐसे ही एक क्रेटर में जाकर क्रैश हो गया था। जमीन के करीब आने पर भी मुश्किलें कम नहीं होती। यहां भी जमीन पर बर्फ जमी होती है, जिसकी वजह से सही जगह पर लैंड करना एक चुनौती बन जाता है। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये काम इतना मुश्किल है तो दक्षिण में ही लैंड क्यों करना है? क्यों लूनार इक्वेटर के पास लैंड नहीं किया जा सकता, जहां अमेरिका और रूस जैसे देशों ने लैंड किया है और जहां का टेरेन भी लैंडिंग के लिए काफी आसान है? वो इसीलिए क्योंकि ये जो चुनौतियां इस लैंडिंग को मुश्किल बनाती है ना, वही इसे जरूरी भी बनाती है। चांद के दक्षिणी भाग के कुछ कोनों में सूरज की किरणें ना पहुंचने की वजह से यहां बर्फ और पानी के रहने के संकेत है। अगर यहां से कुछ जानकारी मिलती है तो वो आगे के स्पेस रिसर्च के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसे कि मानो चांद पर हाइड्रोक्सिल और पानी सही मात्रा में मिल जाए तो उसे आगे के स्पेस मिशंस के लिए पीने लायक पानी और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन फ्यूल सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो चांद पर रहकर रिसर्च करना और आसान हो जाएगा। पानी से अपने इक्विपमेंट को भी ठंडा रखा जा सकता है और क्या पता आगे जाकर दूसरे ग्रहों के एक्सप्लोरेशन के लिए चांद को एक बेस या एक पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अब हम भविष्य की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भविष्य में भी अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चंद्रयान 2 से सीख बस भारत ने नहीं ली, रूस ने भी इसके बाद लूनर 25 का निर्माण किया, जो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन टूटने के बाद उसका चांद पर जाने का पहला प्रयास था। यह कोशिश उनके लिए भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि किसी भी अंतरिक्ष प्रोग्राम का फेलियर यानी देश के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान। इसीलिए भारत के बाद शुरू करने के बावजूद अपने बजट की वजह से
रूस ने भारत से जल्दी और भारत से ज्यादा ताकतवर प्रोपल्शन सिस्टम वाला स्पेसक्राफ्ट बनाया। चांद के साउथ पोल में जो पहले लैंड करता उसे मून रिसर्च में काफी बढ़ावा मिल जाता। इस वजह से अनऑफिशियली ही सही, दोनों देशों में एक रेस सी लगी थी, मगर रॉसकॉस्मॉस के लूनार 25 के साथ संपर्क टूटने की वजह से वो क्रैश हो गया, कुछ वैसे ही जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था। तो भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। चीन को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने। अब 50 साल पहले लोगों के पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अब के मून लैंडर्स में नहीं है? हम ये कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको इस पे भी एक दूसरा वीडियो चाहिए तो बंदा हाजिर है, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं इस पे भी एक दूसरा वीडियो बना सकता हूं या फिर आपको कुछ और रिसोर्सेस सजेस्ट कर सकता हूं जो आप जाकर पढ़ सके। अब जो हो गया वो तो ठीक है, मगर इसरो को इसका आगे क्या फायदा होगा? पहले तो सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से उनके आगे के स्पेस मिशंस में उन्हें बढ़ावा मिलेगा, जिसमें है सूरज के अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक स्टडी करने वाला आदित्य, शुक्र या वीनस पर जाने वाला शुक्रयान और आदि कई सारे प्रोजेक्ट्स। मगर शायद सबसे बड़ा फायदा इसरो को फाइनेंशियली हो सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करके भी फंडिंग जमा कर सकते हैं। चंद्रयान, शुक्रयान, मंगलयान ऐसे मिशंस में शायद प्राइवेट कंपनीज को कोई इंटरेस्ट ना हो, मगर हर साल काफी सारे प्राइवेट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। इस मार्केट को यूएसए के यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और स्पेस एक्स जैसे प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। भारत के पास अब तक बस इसका 2% मार्केट शेयर आ पाया है। अब भारत की लॉन्च स्ट्रैटेजी सफल साबित हुई तो इसरो का और रिसर्च जारी है ताकि लॉन्चिंग कॉस्ट को और कम किया जाए और स्पेसएक्स जैसे कंपनीज को कड़ी टक्कर दी जाए, और यह भी कि ज्यादा से ज्यादा रॉकेट्स कम से कम समय में भेजने का प्रबंध किया जाए। यह होने पर हर महीने भारत से कई सारे सैटेलाइट्स भेजे जा सकते हैं और इसरो को आर्थिक फायदा हो सकता है। सोचिए, दूसरे देशों के फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पर ऑपरेट करने वाली एक एजेंसी जिसने वो कर दिखाया जो अब तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। यदि उसे उन एजेंसीज जितनी फंडिंग मिल जाए तो अपने आसमान छूने के इरादे वो कितनी आसानी से पूरे कर लेंगे। तो ये था चंद्रयान पर हमारा आज का एपिसोड। हमें अपने देश पर और उसके वैज्ञानिकों पर बड़ा गर्व है। इस सफलता के लिए नहीं, वो बाकी सारा जो काम करते हैं उसके लिए भी। अगर आपको भी है तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ऐसी जानकारी पसंद है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और देखिए उनका क्या रिएक्शन आता है। और अपने किसी ग्रुप पे जहां आप बस गुड मॉर्निंग मैसेजेस डाल रहे हो ये वीडियो डाल दीजिए, शायद लोगों को पसंद आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और किस्से के साथ या किसी और कहानी के साथ। तब तक टाटा।